सर्वतम सर्वतम सरस्वती माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8, जो कि टॉपिक है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसके प्रश्नावली है 11.1। तो हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं देखे हो और अगर आप चाहते हैं आप उसे विधि पूर्वक देखना, तो आप मेरे काउंटिंग टीचर के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो हम अब इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि बिना हर एक जो ये है सीधा और प्रतिलोम समानुपात की परिभाषा अगर आपको नहीं आती है, आप अगर इसे नहीं समझते तो आप प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे जानना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ लिखा है, मैं प्रतिलोम जो समानुपात है उसका जो विस्तार है, मैं जो प्रश्नावली 11.2 है वहां पर उसके बारे में क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो मैं उसका जो सार है, परिभाषा है, मैं वहां पर समझाऊंगी। फिलहाल आपको यह बताऊंगी कि सीधा समानुपात किसे कहते हैं। सपोज करो एक कोई पेन का जो बॉक्स है, अगर एक खरीदे तो 100 रुपए, 2 खरीदे तो 200 रुपए, और 3 खरीदे 300 रुपए, और 4 खरीदे तो 400 रुपए। अगर इसकी हम बात करें तो देखो, अगर इसे हम संख्याओं में काट दे तो क्या इनका जो बीच का जो समानुपात है, यहाँ पर 300 है, ये यहाँ पर 300 है और ये है बटा 100। तो सबका आप देख रहे हैं 1/100 1/100, मतलब जो अनुपात जो आ रहा है समान आ रहा है, इनके बीच के जो बराबर का जो निशान है वो ये देख रहे हैं कि समान आ रहा है। और हम जानते हैं कि प्रति समानुपात में क्या होता है, सीधे समानुपात x की राशि बढ़ती है तो y की राशि भी बढ़ती है, और x की राशि घटती है तो y की भी राशि घटती है। जिस आधार पर यहाँ जो एक नियम हम बनता है वो कुछ इस तरह है, x फर्स्ट y2 और x2 y2। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया। पर पहले मैं प्रश्न तो समझाऊंगी। एक पेन के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिला तो मिश्रण तैयार किया जाता है। अब एक बात आपने कभी सोचा है, अब जहाँ तक मेरी मान्यता है आप सब राजस्थान के स्टूडेंट हो गए, क्योंकि एनसीईआरटी का कोर्स मैं पढ़ाती हूँ जो कि राजस्थान के पाठ्य पुस्तक से मिलता जुलता है। तो मुझे लगता है कि हर एक जो होगा मोस्टली 100 में से 80% बच्चों की बात करें तो एक किसान से बैठे, क्या आपने इस चीज को मैं आप जो बताने जा रही हूँ उसे आप ध्यान से समझ लें। क्या आपने कभी ऐसे नोटिस किया कि अगर हम कपास तो हर एक घर में हो रही है, राजस्थान में कपास की पैदावार बहुत होती है, तो अगर हम कपास 50 रुपए किलो देते हैं, मीन्स बेच रहे हम लगभग 50 रुपए, कपास व्हाइट होने के कारण जब हम कपड़े पहनते तो वो रंग बिरंगी क्यों इतने महंगे हैं? क्या इस पर कभी आपने प्रश्न किया? तो आज करना, अपने आप से करना, आपको आंसर मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगी, ये क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों इस कपड़े की वैल्यू हो जाती है, किस तरह कपड़ों में प्रोसेस होता है। तो हम कपास अगर व्हाइट है तो कपड़े रंग बिरंगी कैसे? तो हर बच्चा जानता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती हैं वहां पर मीन्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां में कपड़ों में केमिकल्स मिलाए जाते हैं, अलग अलग कलर के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उन्हें प्रोसेस किया जाता है, स्टिच किया जाता है, उन पर प्रेस किया जाता है, तब उस कपड़े की चमक आती है। पहले उस कपास से धागा बनाया जाता है, फिर उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जहाँ अलग अलग तरह के रंग बिरंगी केमिकल्स होते हैं, उन्हें उनमें डाला जाता है, धोया जाता है, सुखाया जाता है और शाइन के लिए वहां पर प्रेस किया जाता है। तो क्या एक कपड़े की वैल्यू जो हम 50 रुपए किलो हम व्यापारी को बेच देते हैं, वो इतने प्रोसेस के बाद उस कपड़े की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि जब वो मार्केट में आता है तो शायद वो बहुत महंगा हो जाए। आपने देखा होगा कि वो कपड़ा, हमने जो कपास दिया उसके माध्यम से जो कपड़ा बना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो क्या यहाँ पर आपने सोचा है कि आपको क्या बनना है, कपास या कपड़ा? तो आप जिस क्षेत्र पे है, आप जहां भी है, तो अपने आप को निहारो। मतलब निहारने का मतलब है कि सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। एक व्यापारी, मतलब एक आम इंसान बोल सकते हैं, व्यापारी तो हर कोई देखो बाद में बनता है, बिजनेसमैन बाद में बनता है। किसी चीज को बेचा और खरीदार ने जाने के बाद में धीरे धीरे बिजनेस जो होता है जीरो से ही स्टार्ट होता है। एक किसी आदमी ने तरबूज लाया,
ये समझना मेरी बात को। जैसे आदमी ने तरबूज लाया, मात्र सपोज आज की मिस महंगाई है तो सपोज पर 50 रुपए में एक तरबूज लाया, उसने बेचने के इरादे से उसे तरबूज को लाया, उसने लाया 50 रुपए का तरबूज, सपोज करो उसने बेचा उसे 100 रुपए में, सपोज करो उसने उसे बेचा, वो खुश हुआ तो 50 रुपए उसका फायदा हुआ। वही दूसरी तरफ एक व्यक्ति 50 रुपए का वही तरबूज लाकर उसकी वो जूस बनाकर बेचता है, तो उसे वो 50 रुपए के तरबूज से वो 5 गिलास जूस बनाता है, जिसकी कीमत होती है 50 रुपए ग्लास के मध्य भाव से हम पकड़े तो 5 गिलास का 250 रुपए हो जाता। एक तरफ एक इंसान कमा रहा है 100 रुपए, एक तरफ दूसरा इंसान कमा रहा है 250 रुपए, तो यहाँ का गैप है 150 रुपए। तो अगर एक तरबूज के पूछे वो 150 रुपए ज्यादा कमा सकता है, तो वो दिन भर भी कितना ज्यादा कमाता होगा, इस बारे में आप सोचना। क्यों ज्यादा कमाया? देखो, मैथ और बिजनेस का बहुत तालमेल, मानो ये एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए कि अगर बिजनेस मैथ के बिना संभव ही नहीं है, तो आपको अपने लाइफ में बिजनेस करना है, मीन्स आगे बढ़ना है। और मैथ तो मुझे लगता है कि अपने लाइफ के एंड तक कभी छूटता ही नहीं है। हर एक व्यक्ति को, चाहे पढ़ा लिखा हो या मत हो, लेकिन मैथ हमेशा जिंदगी भर आपके साथ चलता, तो इसे ध्यान से समझना। क्यों हुआ? क्योंकि उसने उसे घर पे लाया, वॉश किया, अच्छे से छीला, उसका जूस बनाया, उसे बर्फ में मिलाया, प्रोसेस हुआ, उसने फ्रीज लाया, बहुत सारे प्रोसेस हुआ, तब उस तरबूज के जूस की वैल्यू बढ़ गई। तो आपको भी, आप जहां पर है वहां सीमित नहीं रहे। आप चाहते थे वो सिर्फ मैं 10th क्लास का पास हूँ, तो आपको एजुकेशन मीन्स आपके 10th क्लास से ही आपको जो मीन्स जॉब है वगैरह कुछ नहीं मिलता। आपको अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना होगा, तभी आपके जाके वैल्यू। आप बस 10th क्लास है तो कुछ नहीं, आप इंजीनियर बने या फिर आप 10th पास है तो आप अपने माइंड के हिसाब से और कोई बिजनेस करे, कुछ भी करे, लेकिन स्टॉप नहीं रहे, कुछ तो सीखे। हर दिन एक नया सीखे जिसमें आपकी रुचि। तो मैं ये इसी माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ कि जिसमें जितनी ज्यादा मेहनत होगी उसका रंग उतना ही ज्यादा चढ़ेगा। कपड़े का रंग कभी कभी धोने के बाद में नहीं, तो जो कहते हैं ना सस्ते कपड़े नहीं लाए मैंने तो देखो व्हाइट हो गए, तो हम महंगे कपड़े लाते नहीं, इसके कलर नहीं उतरेगा। तो जो जितना सस्ता होगा वो उतना ही जल्दी उतरेगा, जिस तरह कपड़े के कलर उतर जाते हैं। और जितनी ज्यादा मेहनत होगी, जितने ज्यादा महंगे होते, वो उसका रंग हमेशा चढ़ा रहेगा। तो डिसाइड आपके हाथ में करना है कि आपको सस्ता बनना है या महंगा बनना है। तो इसी जोश और जुनून के साथ हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 11.1। सबसे पहले मैं ये वाली चीज पर समझा देती हूँ, फिर यहाँ पर समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने समझाई है एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। मतलब मैंने पहले ही बताया कि कपड़े बनने के लिए। और एक बात जनरल नॉलेज, सबसे ज्यादा जो कपड़े की फैक्ट्री है वो सूरत में है। जनरल नॉलेज है, आपको याद रखना है। तो मूल मिश्रण के भाग कितने हैं? 8। या उसमें उन्होंने लाल रंग का पदार्थ, बस लाल रंग के पदार्थ अगर पूरा मिला दिया तो लाल कलर का हो जाता, लेकिन उन्होंने बस 8 भाग में से एक भाग जो है वो किसका मिलाया है? लाल रंग के पदार्थ। ये समझना, यहाँ समझना आप पहले, लाल रंग के पदार्थ को भाग को मिलाया है। फिर क्या होता है, अब क्या होता है कि लाल रंग के पदार्थ के भाग है कितने हैं? 4 है। तो सीधी सी बात है, मूल मिश्रण के भाग में क्या हो गए? ज्यादा ही हो गए। ऐसा यहाँ भी 8 नहीं आ सकता। अगर इस तरह आया, जो उनका बैलेंस है, जो उनके मिलाने की जो अलग अलग उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं, वो उनका जो बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे कि कपड़े में रंग में फर्क हो सकता है। तो वो उनको भी पहले सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 4 है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ के मूल मिश्रण के भाग जो होते वो ज्यादा ही आते, यहाँ पर ज्यादा हो रही, यहाँ भी ज्यादा हो रही। इस प्रश्न को देखकर हमने ये तो अंदाज लगा दिया कि यहाँ ये भी संख्या जो होगी बढ़ती जाएगी। अब हमें ध्यान देना ये कि देखो क्वेश्चन आपके जो एग्जाम्स होगी, वहाँ जो क्वेश्चन आएंगे वहां ऐसे स्पष्ट नहीं लिखा होगा कि प्रत्येक समानुपात का प्रश्न है, ऐसा नहीं लिखा होगा। आपको पहचानना होगा कि ये प्रश्न किस विधि पर आधारित है, प्रत्येक समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है। तो इसे हम क्वेश्चंस को बार बार पढ़कर ये पहचानेंगे। तो अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है। तो देखो 4 है, यहाँ भी संख्या बढ़ेगी, और हमें ये पता चल रहा है कि प्रत्येक समानुपात का नियम यहाँ पर चलेगा। तो मैंने प्रत्येक समानुपात का नियम यहाँ पर लिख दिया है ये। अब इसी आधार पर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चंस को
सॉल्व करना है, क्योंकि x t राशि बढ़ेगी तो y t राशि भी बढ़ेगी, इसलिए इसी आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। मैंने सारी अचर राशियां जो हमें नहीं दिया थे उन्हें नाम दिया है, इस तरह y2, y3, y4 और y4। तो चलो हम चलते हैं यहाँ नियमानुसार। नियम क्या बता रहा है? नियम हमें बता रहा है कि x1, तो हमारा x1 कितना है, यहां हम लिख देते हैं। x2 है हमारा 4 और y2 का y2, या इसे कुछ इस तरह हम करना है। फिर वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा का मतलब समझते हो? वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा। समझो कि ये हमारा समीकरण है, एक बार आप पूरी चीज को भूल जाओ और हमें इस तरह हमें दिया है कि आपको इसे सॉल्व करना, तो आप किस तरह करेंगे? तिरछा गुणा, ठीक है। तो आप इसे किस तरह करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरह गुणा होगा, या ये y2 इस तरफ आ जाएगा, 1 इंटू y2 8 इंटू 4, तो y2 जो होगा वो कितना आएगा? 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 32। ये आ गया 32, ठीक। यहाँ पर हम लिख देते हैं y2 के लिए y2 के लिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं y, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, y3 के लिए। y3 के लिए सेम पोजीशन नियमानुसार, इसी को हम ये रखो, या अगर इस बार राशि आप ये भी रखे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं आती, तो हम इसी राशि के साथ में लिखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर x3, x4, x3 और y3 भी लिखूं ना तो भी सबके अंदर अगर बढ़ रहा है तो सबका जो अनुपात है वो सेम ही आएगा। इसलिए हम अगर इसे इस तरह लिख दे x1 और y1 बराबर x2, यहाँ पर लिख देते हैं x3 और y3, तो भी कुछ भी अंतर इसमें नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप बस इसका जो मान है वो हर बार हमें समान रखना है। तो हम इसी आधार पर y3, अब यहाँ का मान हमें मिल गया है, अब हमें यहाँ का करना है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर था 7 और y3, मैं हर बार यहाँ नहीं लिखूंगी, वज्र तो भी चलो लिख देती हूँ आपके जानकारी के लिए, वज्र गुणा। तो हमने यहाँ पर किया y3 इस तरफ आ गया है और इस तरफ जो है, तो हमारा जो आंसर आया है y3 57 49 7 8 56, या ओके। तो इसी तरफ हमें यहाँ पर करना है y4 के लिए y4 के लिए मैं फिर उसी तरह हमारा x4 कितना है, हमारा जो x4 है वो कुछ इस तरह है 12 और y4। आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें। बारह आठे कितना होता है? 12 25 65, 12 6 76, 12 7 91, 12 आठे 104। मैं सर आपको रखते ही बता दूं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। मतलब 8 ना 16 और 8 का 8 और 12 ये हमारा आया यहाँ पर 96 y4। अब हमें करना है y5 के लिए। y5 है कुछ इस तरह है 1/8 बराबर x5 कितना है? x5 है हमारा 20 और y4 वही x, हमने यहाँ पर वज्र गुणा किया, वज्र गुणा, और यहाँ भी हमें इस तरह लिखना है
वज्र ना। या फिर हमने यहाँ पर जो किया है वाईफाई इस तरफ आ गया है और ये 20 इंटू 8। और हमें फिर यहाँ पर मैं हर एक चीज को विस्तार से समझा रही हूँ कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा जो आंसर आता है यहाँ पर वो आता है 160 y5। क्या? तो आपको जैसे देखो यहाँ पर जिस तरह मैंने रखा था x1 y1, तो x1 का मान आप देख रहे यही है। बस यहाँ पर क्या है x1 y2 का हम जान रहे थे तो हमने लिखा 4/72। फिर इसी तरह x3 का हमने लिखा तो 7, यहाँ y/3 की मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। y की घात छोटा सा लिख देती हूँ 3, इसलिए हमने देखो 7/y3। फिर यहाँ पर x4 तो हमने रखा था 12/y4 और फिर हमने लास्ट में रखा 20/y4। तो हमारे एक आंसर आए हैं 32, 56, 96 और 160। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान। अब हमें क्या करना है, उन्हें निम्नलिखित सारणी के मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो अब आंसर जब लिखे थे ना कुछ इस तरह लिखे थे कि हमारा नंबर बिल्कुल कट हो रहे ही नहीं। देखो आपको किस तरह आंसर लिखना है, यही वही तालिका यहाँ पर आपको बना देनी है। मेरे यहाँ नीचे ही बनानी है लेकिन यहाँ मेरे पास जगह कम होने के कारण मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। तो मूल मिश्रण के बाद लाल रंग के भाग, लाल रंग पदार्थ के भाग या ओके। फिर हमें करना है मूल मिश्रण के भाग, मूल मिश्रण इस तरह आपको वापस सारणी बनानी है छोटी सी, जिससे कि क्या होगा उत्तर का जो होगा स्पष्टीकरण वो हमें एकदम से पता चल जाएगा। हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यहाँ हो गया। हमें यहाँ पर अब देखो क्या करना है, ये आंसर है, यहाँ पर लिख देना आंसर 1/8, 4/32, 12/7/56 और आगे था 96 और इस तरफ था 20 यहाँ पर तो क्या था हमारे जो राशि बची आई थी हमने जो बीच में जो पहाड़ा बोला था 12×5 = 60 था, 12×5 65 नहीं था, मिस्टेक हो गई। 12×5 60 था। फिर उसी का फिर भी अगर मैंने वो रफ्तारी की सहायता से ये 96 कैसे आए वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप देखना तो यहाँ तो हमने रखा था नियम, फिर भी मैं आपको करके बता दूं। देखो 1/8 4 और देखो 4 के पहाड़े में 32 आते हैं 8 बार, वही 7 के पहाड़े में आते हैं 56 8 बार, 12 के पहाड़े में आते हैं 96 8 बार और 20 के पहाड़े में आते हैं 160 8 बार। तो आ गया नंबर 1/8। अब इससे ये पूरा सिद्ध होता है तो आपके नंबर कहीं भी कट होने ही वाले नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर है 100% 100 के साथ प्रत्येक समानुपात के नियम के आधार पर ये बिल्कुल पूरी तरह सही है। तो हमें ये जो मेन आंसर हमारे ये है, आपको इस तरह विधि पूर्वक लिख देना है। आपका पेज जो होता है वो लंबा होता है, वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। लास्ट में इस तरह की आपको सारणी बनानी है और जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आज का वीडियो उम्मीद है, आशा भी है पूरी तरह आपको समझ में आया होगा और पता भी चला होगा कि अपनी वैल्यू को आपको बढ़ाना है, आप जहाँ हो वहीं नहीं रहना है, अपने माइंड का विस्तार करना है।
हमें क्या करना है, हमें कपास नहीं बनना, हमें कपड़ा बनना है जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। सबसे मेन पॉइंट इस माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मैं बस ये नहीं चाहती कि आप 8 क्लास में पास हो जाओ, मैं आपका कैरियर चाहती हूँ, आप अच्छे बने, अपनी लाइफ में अपने बहुत आगे बढ़े। मैं इस पढ़ाने के साथ साथ आपके कैरियर की भी बात करना चाहती हूँ कि मैं बस एक टीचर्स हुए, मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, आपको समझ में आ गया, नहीं। मुझे बस क्वेश्चंस की प्रश्नावली सॉल्व नहीं करनी, ये तो करना ही है। इसके माध्यम से तो आप पास हो रहे, नंबर आए रहे, इसके माध्यम से मैं कुछ बातें भी होती है जो बताना चाहती हूँ, जो कि आपके कैरियर में काम आएगी। तो अपने वैल्यू को बढ़ाना है, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का वीडियो यही स्टॉप है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।